अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। वैसे तो पूरे पाकिस्तान का कराची का मौसम भी काफ़ी बदल गया है और उसका नतीजा आपको नज़र आ रहा होगा कि हमें स्टूडियो में भी जैकेट पहन के बैठना पड़ रहा है, काफ़ी सर्दी आ गई है। बहरहाल जी, आज कराची में मैच हुआ मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 20 ओवर्स में 189 रन स्कोर किए 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। कराची किंग्स में 169 रन स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे और 20 रन के साथ कराची किंग ये मैच हार गया। एमन, अगर हम बात करते हैं आज के मैच के हवाले से, तो मुल्तान सुल्तान की बैटिंग आउट क्लास बैटिंग थी। रिजा हेंड्रिक नहीं चले, रिजवान ने भी बहुत अच्छा खेला और उस्मान खान 106 रन उन्होंने स्कोर किए 59 बॉल पे, 10 चौके 5 छक्के। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल जी, मैं ये कहती हूँ कि उस्मान खान को जितना भी अप्रिशिएट करें कम है। देखें, उनकी टीम में रीज़ा हेंड्रिक एक ऐसे प्लेयर थे जो कि हर मैच में उनको 50 प्लस का स्टैंड प्रोवाइड कर रहे थे। उसके बाद उस्मान खान ने आके जिस तरह से उनकी जगह ली है, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। ऑन कॉन्ट्रेरी अगर हम कराची किंग्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाइप थी कि पोलार्ड चले गए, तो इसका प्रेशर उन्होंने ले लिया। मुल्तान सुल्तान की टीम में इस वक्त ना डेविड मलान है ना हेंड्रिक्स हैं, उसके बाद भी उन्होंने अपनी टीम को बहुत अच्छे से संभाला। तो ये एक टीम की पॉजिटिविटी होती है। अच्छा, ये बिला वजह की बात है कि जी एक प्लेयर के जाने से प्रेशर ले लेते हैं, तो क्या एक प्लेयर पूरी टीम चला रहा होता है? डेफिनेटली एक प्लेयर जो होता है वो पिलर जरूर हो सकता है, लेकिन पूरी टीम नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें जो लोग अपने ध्यान में रखते हैं कि जी एक प्लेयर चले जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अगर हम उस्मान खान की बात करते हैं, ये यूएई में खेल रहे हैं काफ़ी अच्छे से और इन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि मैं यूएई की नेशनल टीम से खेलना चाहता हूँ, पाकिस्तान की नेशनल टीम से खेलना नहीं चाहती। बिल्कुल, वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं देख के अफसोस भी हो रहा था कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि मैं यूएई से खेलना चाहता हूँ। बट वो 4 ईयर्स से सेटल हैं यूएई में और उसके बाद पाकिस्तान में डेफिनेटली उन्होंने 1-2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे। बट आई डोंट नो द बैकग्राउंड, बट मे बी उनकी फैमिली वहाँ मूव हो गई होगी। लेकिन इतने अच्छे टैलेंट को वहाँ देख के थोड़ा सा अफसोस हो रहा है और काश वो यहाँ से खेल रहे होते कभी। अब ये तो नहीं है कि वो ये सोच रहे होते कि मैं यहाँ से खेल रहा होता तो मुझे भी आखिरी नंबरों पर भेज रहे होते, कभी भेज रहे होते कभी नहीं भेज रहे होते, इस वजह से तो हमारा टैलेंट नहीं चले जाता। नहीं, वो मुझे बहुत कंटेंटेड लग रहे हैं अपने उस स्टेटमेंट से कि मैं यूएई के लिए खेलना चाहता हूँ। और जिस तरह से वो एज ए प्रोफेशनल परफॉर्म कर रहे हैं, लग रहे हैं कि एक ओवरसीज़ प्लेयर है जो इस टीम को लेके चल रहा है। और उनके साथ साथ जितना अप्रिशिएट हम मोहम्मद रिजवान को करें ज़रूरी है, क्योंकि आज उन्होंने अपनी गेम को चेंज किया है। यूजुअली वो भी स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक रोटेशन करते रहते हैं। आज उन्होंने देखा कि उस्मान खान ने इनिंग पूरी संभाल ली है तो वो उनको स्ट्राइक रोटेट करके दे रहे थे। तो कराची किंग्स ने इवन मोहम्मद रिजवान पर बहुत अच्छा प्लान भी किया हुआ था, उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल खिला रहे थे। लेकिन आज उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे जितना अच्छा शॉट मारा, उन्होंने बताया कि मैं कवर पे भी बहुत अच्छा खेल सकता हूँ। अच्छा, अगर हम कराची किंग की बैटिंग की बात करते हैं, ज़रा 189 रन स्कोर हो गए थे। 189 स्कोर ठीक है, ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चेज करने वाला ना हो। अभी भी 20 रन से कराची किंग हारा। लेकिन अगर हम कैप्टन की बात करते हैं, कैप्टन 36 पे चले जाते हैं, उसके बाद कोई इतना खास नहीं। थोड़ा बहुत शोएब मलिक ने अच्छा खेला, मोहम्मद नवाज ने थोड़ा बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही बस अच्छा खेल पाए। कराची की बैटिंग इतनी वीक क्यों? एक तो जी पोलार्ड का टेंशन लिया हुआ है, लेकिन उस टेंशन के अलावा भी कुछ तो कर लेते। देखिए, कराची के डगआउट में इस वक्त बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। उनके प्लेयर्स के साथ फूड पॉइजनिंग के भी इशू हैं। फिर उनके जो कैप्टन हैं वो उस तरह की परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे जैसी उनसे एक्सपेक्टेशन है। तो कैप्टन जो होता है रोल मॉडल होता है, वो टीम को लेके चलता है और जब वो स्ट्रगल करता है तो उसकी पूरी टीम स्ट्रगल करती है। फिर उनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जेम्स विंस हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा 4 लगा चुके हैं वो अपने क्रिकेटिंग करियर में। तो इस सिचुएशन में आज उन पर बहुत ज़्यादा टीम रिलाई कर रही थी, क्योंकि पोलार्ड भी नहीं थे और वही इसके मोस्ट प्रोफेशनल प्लेयर थे। तो उनको ये मैच में आगे लेके चलना चाहिए था। आई थिंक उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी। तो उनके पास थोड़े से इनएक्सपीरियंस प्लेयर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास मैच एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है जिनको वो पोलार्ड की जगह ऐड कर सकते थे। तो ये ड्रॉबैक हुआ उनके लिए। तो शान मसूद एज अ कैप्टन कराची किंग वालों ने फिर क्यों लिया? क्या रीज़न होगा? जब वो इतनी कोई उनकी खास वो नहीं है तो फिर उनको कैप्टन क्यों ले लिया? कैप्टन तो फिर कोई ऐसा बंदा लेते जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग वो होती। नहीं, कैप्टनसी स्किल्स उनकी हैं। पाकिस्तान टीम के टेस्ट कैप्टन भी बने, इससे पहले मुल्तान सुल्तान के भी कैप्टन थे। कैप्टनसी स्किल्स उनकी हैं, लेकिन इस वक्त वो अपनी फॉर्म के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। T20 से ज़्यादा उनकी स्टेबिलिटी वनडे क्रिकेट में है, टेस्ट क्रिकेट में है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो T20 के प्लेयर नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म है और कुछ शॉट्स उनको डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं कि पीछे हट के कवर के ऊपर से मार दें। तो हर टीम हर टीम के पास एनालिस्ट हैं जो कि देख रहे होते हैं कि प्लेयर क्या खेलता है, तो वो उसके ऊपर प्रिपेयर करके आते हैं। तो कुछ शॉट्स जो है ना, कुछ प्लेयर्स के फेवरेट हो गए, नाफे के भी कुछ फेवरेट हो गए और भी फ़खर जमान के भी कुछ फेवरेट है। तो शॉट्स में वैरायटी लाए। हम एक शॉट देख के खुश होते हैं, लेकिन हर बॉल पे वो नहीं लगता, क्योंकि एवरीडे इज़ नॉट
संडे। नसीम भाई, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का मैच, आउट क्लास परफॉर्मेंस हमने उस्मान खान की देखी, और अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो इधर ओसामा मीर और खुशदिल की बॉलिंग बड़ी अच्छी रही। क्या कहेंगे इस पर आप? कराची किंग्स की टीम अपने ही शहर में एक मरतबा फिर ढेर हो गई और सुल्तान्स की हुक्मरानी अब तक चल रही है। वो टॉप पे हैं पॉइंट्स टेबल पर, सुल्तान्स लीड कर रहे हैं। एक और बड़ी फतह उनकी, लेकिन उस फतह में अगर हम रोल देखते हैं तो उस्मान खान, अभी आप डिस्कस कर रहे थे हम लोग, शरीफ भाई उस्मान खान क्यों यहाँ से गए? सवाल ये होता है। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मैं यूएई की नेशनल टीम से खेलने का ख्वाहिशमंद हूँ। इमरान ताहिर क्यों यहाँ से गए? वो जाके साउथ अफ्रीका से इतनी क्रिकेट खेले, ये चीज़ देखनी ज़रूर चाहिए। देखिए अब तक पाकिस्तान सुपर लीग का ये नवा एडिशन है। फास्टेस्ट 100 उस्मान खान पिछले साल स्कोर की, आज फिर उन्होंने 100 स्कोर कर दिया। पिछली इनिंग उनकी जो थी वो रिजवान से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अगर लास्ट इनिंग भी आप कंपेयर करेंगे, रिजवान एक इंटरनेशनल कंटेंडर है, एक सारी दुनिया में अपना एक रिनाउंड कंटेंडर है, लेकिन जब उस्मान खेल रहे हैं तो रिजवान भी बुझ गए। ये लेवल उस्मान का दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे सिस्टम को ज़रूर देखना चाहिए कि अगर उस्मान जैसा टैलेंट पाकिस्तान से इमारात जाके खेलना चाहता है, या तो हम लोग उस टैलेंट को जज नहीं कर सके और वो टैलेंट जो है वो दिल बर्दाश्ता हो गया और यहाँ से चला गया। ऐसा हो नहीं सकता कि हमसे अच्छा इमारात का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जहाँ पे वो खेलने के बाद अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कर लेंगे। वो जितनी ज़्यादा क्रिकेट इस वक्त खेलते हुए दिखाई देते हैं लीग्स के अंदर, वो अपनी एक ख़ास पहचान बना चुके हैं। देखिए अब वो पाकिस्तान से आके खेलने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, उनके लिए आसान इमारात ही है खेलने के लिए। देखिए यहाँ का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा सवाल फिर यही है कि उस्मान खान जैसा प्लेयर ये स्टेटमेंट देता हुआ दिखाई देता है कि मैं इमारात के लिए खेलता हूँ। वो पाकिस्तान में पैदा हुए, और वो तो नेशनलिटी भी नहीं मिल सकती उस्मान को, तो मिल भी नहीं सकती है, तो वो वहां से खेलने में ही क्यों इंटरेस्टेड है? उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? इस चीज़ पे तो हमने पहले भी कई दफ़ा बात की है कि हमारे यहाँ इतनी जातियाँ होती हैं, इतनी लैक पुलिंग होती है कि हमारा ना जाने अब तक कितना टैलेंट इस पर ज़ाया हो चुका होगा, लेकिन अभी भी जो लोग ओहदों पर आके बैठते हैं वो उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते और सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं। देखिए जो ओहदे पे ऊपर आके बैठते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रास रूट का काम नहीं देख रहे होते। ग्रास रूट का काम जो लोग कर रहे होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसा फ़िल्टर करके टैलेंट को निकालें। ये बहुत ही बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, ये कोई छोटी नेशन नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी परफॉर्मर ऐसा आता है, उस्मान तारिक वर्ल्ड में बिल्कुल डिफरेंट है, दुनिया में कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि इस शानदार। अब अच्छा, उनके भी एक्शन पे, जबकि हफीज़ ने तो कह दिया है कि नहीं कानून के मुताबिक उनका एक्शन सही है, उनके एक्शन पे भी सवाल उठा दिए कि जी रुक के बॉल फेंकते हैं। उस्मान तारिक के भी एक्शन पे सवाल उठ रहे हैं। देखिए मुझे भी अभी एक शो में मैं देख रहा था तो उसमें अंदाज़ा हुआ। देखिए उस्मान जब बॉल डिलीवर करते हैं ना, उनका हाथ पूरा घूमता है, और ये सभी लोगों ने बात की, हफीज़ ने भी बात की वहाँ पर, और लेजेंडरी क्रिकेटर्स बैठे हुए थे, उन्होंने भी यही बात की। और इसको कंट्रोवर्सी हमें नहीं बनाना चाहिए, ये हमारी प्रोडक्ट है। जिस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स पे बैन लगा था, उस वक्त रविचंद्रन अश्विन का एक्शन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर था। जब 15 डिग्री की बात हो रही थी, सईद अजमल बैन हुए थे और बहुत सारे बॉलर्स को बैन किया गया था, हफीज़ पे बैन लगा था खुद, उस वक्त अश्विन का ज़रूर था, हाथ थोड़ा सा आता था। मलिंगा का एक्शन बड़ा डाउटफुल लगता है। अगर हम लोग गली में खेल रहे होते मलिंगा तो लोग कहते बट्टा मारता है यूं लाके, लेकिन उनका एक्शन अलाउ है। हाँ, लेकिन मलिंगा का भी हाथ ना कंप्लीट आता था। माजी में एक जेफ थॉमसन बॉलर होते थे, वो दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर थे, उनका हाथ भी पीछे से आता था। मलिंगा इस बॉलर का जो है वो पेस भी ज़्यादा होता है। आप कंपेयर करेंगे जमान खान को देखें, उनका गेंद पेस के साथ होता है, तो जिसका हाथ पीछे से आता है उसमें शायद नो बॉल के चांसेस कम है। लेकिन ये स्पिनर का होता है मोस्टली, जो जहाँ पे थोड़ा सा हाथ बैंड करते हैं। देखिए अगर जिस वक्त आप हाथ यहाँ होता है थोड़ा सा, अगर मैं खुद देखा यहाँ पे, जिस वक्त हाथ यहाँ होता है, जब आप गेंद करने के लिए कितना फोल्ड कर रहे हैं फेंकते हुए, उस वक्त होता है। वैसे अहमद इसको बताएंगे कि 15 डिग्री जहाँ तक मैंने सुना उसके अंदर जो वो हाथ फोल्ड होता है, तो उस्मान का हाथ कोई ऐसा फोल्ड नहीं हो रहा। उस्मान पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि बाहर के लोग करवा रहे हो तनकीद,
कि वो रुक के बॉल फेंकते हैं, ऐसा है। देखिए मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी और उसमें पहली बात तो ये थी कि पब्लिक शोर कर रही है। अब पब्लिक के शोर करने से क्या होता है, हो सकता है इंडिया की पब्लिक कर रही हो। जब सस्पेक्टेड एक्शन होता है ना तो उसमें पब्लिक का कोई काम नहीं होता, उसमें अंपायर देखते हैं कि कोई गलती तो नहीं है प्लेयर के अंदर, और आप अपने ही प्लेयर के बारे में शोर कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये। सेकेंडली उनके एक्शन को इसलिए ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि देखिए जब बॉलर बॉल करता है ना और वो अगर डेलिबरेटली रुके बैट्समैन को तंग करने के लिए तो ये चीज़ इलीगल कहलाती है, लेकिन अगर उसका नेचुरल एक्शन थोड़ा उसमें पॉज हो तो वो चीज़ फिर इतना मैटर नहीं करती। नेचुरल एक्शन पे तो चलता है जी, हमारे यहाँ जो ये सारी बातें निकल आती हैं, कोई अच्छा कह रहा है तो जी ये बट्टा मारता है या इसका एक्शन में प्रॉब्लम है, और जगहों पे हम देखते हैं कि हम कह रहे होते हैं यार ये एक्शन क्या है, लेकिन ज़ाहिर है उनके कानून के मुताबिक, अगर आईसीसी के कानून के मुताबिक ठीक है तो ठीक है, हम तो कुछ नहीं करते। हमारे यहाँ ये लोग बड़ी फालतू बातें करने लगते हैं। नसीम भाई, मैं खबर पढ़ रहा था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पॉइंट्स टेबल है वो मैं पढ़ रहा था, तो इंडिया इस वक्त नंबर 1 पे आ गया है, सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ पे बांग्लादेश और फिर फिफ्थ पे हम। किसी ज़माने में हमारी टीम टेस्ट चैंपियन में फर्स्ट सेकंड की पोजीशन पे रहती थी, आज हम बांग्लादेश से भी नीचे आके बैठे हुए जिनको हमने क्रिकेट सिखाई। तो नसीम भाई ये वही वाली बात है ना कि लीग्स के चक्कर में टेस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और 5वें नंबर पर आके खड़े हो गए। श्री भाई, हम जो लास्ट टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले वो 3-0 हार गए, उसके बाद हमारे पॉइंट्स में बहुत कमी हुई, बहुत ज़्यादा कमी हुई थी, जिसकी वजह से हम रैंकिंग में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ये आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में एक सीरीज़ में रैंकिंग ऊपर चली जाती है, दूसरी सीरीज़ में नीचे आ जाती है। अगर अब आज इंडिया टॉप पे दिखाई दे रहा है, कल अगर इंडिया मैच नहीं भी खेल रहा हो तो ऐसा भी होता है कि कहीं और सीरीज़ हो रही है, वहाँ का जो मैच का रिजल्ट होता है वो इंडिया की जो है वो टॉप पोजीशन पे असरअंदाज हो जाता है और वहाँ से टीम कोई नीचे आ जाती है, कोई ऊपर चली जाती है। तो सारी दुनिया में जहाँ टेस्ट क्रिकेट हो रही है वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन हमें टेस्ट क्रिकेट बहुत कम मिलती है। पाकिस्तान को अगर हम कंपेयर करें, देखें ना, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो ही नहीं सकती कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं होता। ये कौन सी भाई, न्यूट्रल वेन्यू पे करा लो। इंडिया वर्ल्ड T20 भी खेलता है हमारे साथ, इंडिया हमारे साथ ODI का वर्ल्ड कप भी खेलता है, लेकिन नहीं खेलता तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उनको डर है कि टेस्ट में मार देंगे हमारे लड़के। नहीं, ये तो खैर शायद कुछ और ही वजह होगी, लेकिन आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लें, आप जाके जो है वो आप इंग्लैंड में खेल लें, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल लें, आप इमारात में खेल लें, आप, ये तो आईसीसी का इवेंट है, जब आईसीसी के इवेंट खेलते हो तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। बिल्कुल जी, इंडिया को हम दावत देते हैं, आए कभी हमारे पास टेस्ट वेस्ट खेले, हमारे साथ आके आप जगह आप डिसाइड कर ले, हम आ जाएंगे खेलने, कोई मसला नहीं है। टेस्ट मैच भी खेल के देखते हैं क्या होता है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं तो जी वहाँ की फिल्में जो हैं वो बड़ी मशहूर हैं, बहुत सी दफ़ा बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, बहुत सी दफ़ा ऐसी चवल मूवीज़ बनाते हैं कि बंदा देख के बोलता है ये कार्टून के तौर पे तो देखी जा सकती है कि देख के खुश हो रहे हैं कि बंदा अकेला पता नहीं कहाँ चले जाता है और बाकी हम लोग बैठे रहते हैं। ऐसी खबर आई है कि वो नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की। वैसी तो उन्होंने बहुत सारी बनाई है, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेट की दुश्मनी है उस पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है। नसीम भाई, एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है। अच्छा, मुझे पता है कि इनकी डॉक्यूमेंट्री में हमें इतना वो दिखाएंगे ना हल्का, जैसे कोई हम लोग क्रिकेट तो खेलते नहीं, हम लोग पता नहीं कौन है, इनकी मूवीज में होता ही है ना। नहीं, मेरा सवाल ये है कि नेटफ्लिक्स वाले क्या ग्रेट जावेद मियांदाद का यादगार छक्का दिखाएंगे आखिरी बॉल पे जो लगा था, या चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो हमने 180 रन के लिहाज से सबसे बड़े मार्जिन से फतह हासिल की थी वो दिखाएंगे। देखिए, बैलेंस करके दिखाएं। अब इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का एक डिफरेंट किस्म का ऑरा रहा है। कभी हमने देखा कि शारजाह में जब क्रिकेट हुआ करती थी और बहुत क्रिकेट हुआ करती थी तो शुरू में इंडिया की टीम डोमिनेट करती थी, फिर जावेद मियांदाद के छक्के के बाद वो एकदम से काया पलट गई। उसके बाद पाकिस्तान ने लगातार फतवात हासिल की। फिर इंडिया ने इसमें यह भी शामिल करें कि आपने जो है वो इमारात में क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया था, इस वजह से कि आप जब जाते हैं पाकिस्तान वो मैच जीत जाता है। और ये भी बताया करें कि हम पाकिस्तान से खुद नहीं खेलते, हमें डर लगता है उनसे खेलते, सब बातें बताएं ना, क्योंकि मुझे ये लग रहा है ये जो डॉक्यूमेंटेड फिल्म आएगी ना नसीम भाई, इसमें वही होगा जो हम अक्सर देखते हैं कि जो मुल्क की दुश्मनियों पे बनाते तो ऐसा लगता है हमारे वाले खड़े में और एक ही बंदा आता है ढड ढड ढुम, हम लोग तो यहाँ पे भुट्टे बुन रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जैसे शेरी भाई, क्रिकेट का मामला ना सियासी मामलात से बिल्कुल हटकर है, और क्रिकेट में मैं जितनी इंडिया के टूर मेरे हैं, कई मरतबा अल्लाह ने मौका दिया, मैंने वहाँ जाके कवर किया, और मैं वहाँ के लोगों का आपको बताता हूँ, वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट देखना चाहते हैं जैसे हमारे मुल्क के लोग देखना चाहते हैं, आम आदमी देखना चाहता है। तो आप क्या नेटफ्लिक्स वाले उन जो आपके अपने 1.25 अरब आवाम है उनकी राय चलाएंगे कि वो क्या चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट हो?
क्योंकि अगर नहीं चाहते तो सरकार नहीं चाहते हैं, उसमें सरकार का भी वर्जन चलाएं कि वो क्यों नहीं चाहते, लेकिन अपनी आवाम को ज़रूर चलाइएगा और उनके दिल की सच्चाई वाली आवाज़ भी पहुंचाइएगा। तो आपको अंदाज़ा होगा इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते, इंडिया के लोग भी चाहते हैं। ये चीज़ बड़ी होती है जी, क्योंकि इनकी जब मूवीज़ देखो ना, अच्छा इंडिया की एक जो अच्छी चीज़ है मूवीज़ में दिखाते हैं, अपने कुछ एथलीट्स को लेते हैं और उनकी स्टोरी सामने लेकर आते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे एथलीट हैं, बेचारे ज़ाया हो रहे हैं, तो वो अपने एथलीट्स को लेके, अपनी वुमेन हॉकी टीम को लेके इस तरह की मूवीज़ बनाते हैं जो मोटिवेशनल होती है। लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो बंदा देख के कहता है कि ये अगर हम इसकी जगह कार्टून भी देखें तो इतनी हंसी आएगी जितनी इनकी मूवीज़ देख के हंसी आ रही है। एमन, आप क्रिकेट इतने टाइम से खेल रही हैं, लोग देखना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच, चाहे वो लड़कियों का भी हो रहा हो, वुमेन्स का हो, वो भी बहुत शौक से देखते हैं, मेंस का भी देखते हैं। तो ये अपनी मूवीज़ में इन चीज़ों को नसीम भाई ने जैसे कहा दिखाएंगे, आपने तो देखी होंगी ना मूवीज़ इनकी, देखती होंगी आप? बिल्कुल मैं देखती हूँ, बल्कि मेरे लिए थोड़ी परेशानी की बात यह है कि इंडिया में वो मूवीज़ हिट हो जाती हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो नेटफ्लिक्स ये मूवीज़ बना रहे हैं इसमें ये रियलिटी दिखाएं कि ऑफ फील्ड प्लेयर के रिलेशनशिप आपस में कितने अच्छे होते हैं, कॉम के रिलेशनशिप आपस में कितने अच्छे होते हैं, और हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। राइवलरी पे ना बनाएं, इस उस पे बनाएं कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट ने क्रिकेट को कितना मजबूत किया है। बिल्कुल, क्रिकेट को इन दोनों नेशंस ने कितना मजबूत किया है, ये चीज दिखाएं अपनी उसमें। ये चीज़ ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दिखाएं शुएब और जो बज्जी है उनके ताल्लुकात कैसे हैं। और मैंने और भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको देखा कि वो बता देंगे जी हम पाकिस्तान आते हैं तो हमसे लोग पैसे नहीं लेते, तो ये मोहब्बतें भी दिखाएं और जो क्रिकेट में रियलिटी हो रहा है वो दिखाइएगा, फिर मजा आएगा। डिप्लोमेसी ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में, दोनों ममालिक के ताल्लुकात को एक मरतबा फिर इस्तवार करने में बड़ा रोल प्ले किया है। माजी में भी ये मौजूदा हुकूमत से पहले एक मरतबा नहीं हुआ, ये काम कई मरतबा हुआ है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं कि एक मरतबा तो जंग तकरीबन सर पे थी, उस वक्त हमारे सरबराह गए थे वहाँ पर और उन्होंने जाके वो मैच देखा था, उसके बाद फिर मामलात ईज़ हुए थे। तो एक बड़ी रिच हिस्ट्री है पाकिस्तान और इंडिया की। अभी हम बताना शुरू करेंगे ज़हीर अब्बास साहब की वो इनिंग, इमरान खान साहब का वो स्पेल, बताते चले जाएंगे। पलड़ा जो है वो भारी होता है। बेंगलोर में जो फतह थी, तो भाई यादगार फतह, 3 मरतबा सुनील गावस्कर को आउट किया था उस मैच के अंदर हमारे स्पिनर्स ने, 3 मरतबा। वो बताएंगे आप कि आपके नसीम भाई को तो पूरा पता है, फिर वो मूवी का भी हम एक रिव्यू देंगे, तो हम उम्मीद करेंगे कि जब मूवी आए तो उसमें बैलेंस रखिएगा, वो वाला सीन ना रख दीजिएगा देख के बच्चे हंसते हैं हो ये कर रहे हैं। अच्छा नसीम भाई, अब जहाँ पर PSL में बहुत सारी खबरें, वहीं आप एक सहाफ़ी हैं उन्होंने बात की कि जी एम्पायरिंग में करप्शन हो रही है। उन्होंने कहा जी PSL के लिए 24 में से 11 जो है वो मुल्की एम्पायर सेलेक्ट किए गए, जिनमें से 8 लाहौर के, 2 सरगोदा के, 1 कराची के। उन्होंने सवाल ये उठाया है कि भाई क्या पूरे पाकिस्तान में एम्पायरिंग में टैलेंट नहीं है और शहरों के एम्पायर्स में टैलेंट नहीं है? किसी तनकीद की है, उस्मान वाला साहब पे बड़ी उन्होंने तनकीद की है कि जी इनकी कोई डिग्री का भी मसला था बहरहाल, और वो ये सारे कारनामे अंजाम दे रहे होते हैं। तो नसीम भाई ये बात सही है कि भाई 8 तो लाहौर के ले लिए तो फिर फेवर जाने का चांस होगा? उस्मान वाला साहब ने डिग्री अब तक जमा कराई या ना कराई ये हम तो नहीं जानते, हो क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट बताएगी। तो लेकिन डिग्री का ये जहाँ जमा हुई होगी ये भी वही बताएंगे। ओके शरीफ भाई, ये जो बात की है शुएब ने गलत बात नहीं की। हमारे साफ़ी हैं उन्होंने बात जो की कि भाई कराची में नहीं है क्या पेशावर में नहीं है, क्या बलूचिस्तान में नहीं है, हर जगह पे आपके पास अंपायर्स मौजूद है। और देखें पैसों का फ़र्क देखें, आप कायदे-आज़म ट्रॉफी के अंदर अगर लगाते हैं अंपायर तो चंद हज़ार रुपए एक मैच के मिल रहे हैं, 8 लाख समथिंग है, 8 लाख प्लस आपको जो है। अच्छा जो कमीशन की बात की है नसीम भाई, ये पॉसिबिलिटी है कि एम्पायरों से भी कमीशन लिया जा रहा हो? देखिए हर चीज में तो हमें कमीशन नजर ही आता है, यहाँ तो हर काम में, तो एम्पायरों से भी पैसे ज़ाहिर पाकिस्तान के सिस्टम में ये लफ्ज़ शामिल है। अगर आप देखें तो बहुत सारी जगहों पे बगैर कमीशन के आप कोई काम करा ही नहीं सकते। लेकिन कहाँ डाउट होता है? डाउट वहाँ पे होता है जब आप एक शहर के हम ख्याल लोग शामिल करते हैं। देखें शरीफ भाई, हमने मैच रेफरी के हवाले से माजी में बात की थी। एक मैच रेफरी ने मुझे कॉल करके कहा कि हमारा कोई हक नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, और मैं ये सिंध के रेफरीज की बात कर रहा हूँ। और उसमें माजी में हुआ करते थे 5 से आपने 2 रेफरी कैसे कर दिए? भाई इतना पैसा उन लोगों के पास नहीं होता, ये एक PSL ही होता है जिसकी वजह से सबको एक हैंडसम अमाउंट मिल जाता है, चाहे प्लेयर हो चाहे ऑफिशियल्स हो। अब अगर आप उन ऑफिशियल्स के को जो है वो कराची में क्या अंपायर ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अंपायर आपने कराची में जो मैचेस हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैचेस इस PSL में कराची में हो रहे हैं, उसके बावजूद कराची के अंपायर नहीं है।
मैं ये कह रहा हूँ कराची पाकिस्तान है, कराची के अंपायर पिंडी में जाके सुपरवाइज करें, कराची के अंपायर मुल्तान में जाके सुपरवाइज करें, लाहौर के, मुल्तान के, सियालकोट के, लाहौर कराची के में 8 एम्पायर्स को होने के तो एक बड़ा वाज़ेह फर्क दिख रहा है कि जी 8 एम्पायर एक ही जगह से ले आपने लिए। जो मैच रेफरी 5 हुआ करते थे उनकी जगह पे 2 रखे हैं, वो भी लाहौर से ही ताल्लुक रखते हैं, वो भी कोई बाहर से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ के कराची के बड़े नामवर रेफरी हैं, अगर मैं नाम लूंगा तो आप ये होगा कि भाई किसी का नाम लें तो और मुश्किलात में आ जाता है। लेकिन हमने ये भी कहा था, आपको एक मैच रेफरी ने मोहसिन नकवी साहब को बाकायदा तौर पे शिकायत लिखी, हमने अपने शो में डिस्कस की थी, और मोहसिन नकवी साहब का उनके पास रिप्लाई आया कि मैं अब वो क्योंकि जिम्मेदारियां जरा छुट्टियों पे गए हुए, जैसे ही आते हैं तो संभालेंगे, तो हो सकता है वो इस मामले को टेक अप करें। मोहसिन नकवी साहब से कि आपने कहा है कि जी मैं क्रिकेट में करप्शन नहीं होने दूंगा, बहुत अच्छी बात है और उम्मीद भी आपसे यही रखते हैं। तो सर ये भी जरा देखिएगा कि ये उस्मान वाला साहब ने जो एक उन पे इल्ज़ाम लगाया गया, मैं नहीं कहता, लेकिन कहा गया कि जी ये कुछ इसी तरह के कारनामे यही कर रहे होते हैं, और कमीशन वाली जो बात है वो जरा चेक करें। एमन ऐसा हो सकता है कमीशन लेते हो? पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकती। अच्छा, ये एक बड़ा मसला आ जाता है कि ज़ाहिर है कि खुद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो अभी ज़रा खुल के नहीं बोल पाती। तो आप ये मुझे बताएं कि एक बड़े मज़े की बात हो रही थी, वसीम अकरम साहब ने भी उसमें की, हफीज़ भी कर रहे थे, ये जो बारिश का वक्फा आता है, बीच में ब्रेक आ जाता है कभी लंबा, तो प्लेयर्स क्या करते हैं उसमें? वसीम अकरम साहब ने कहा कि हम तो ताश खेला करते थे, और अब के जो लड़के हैं वो मोबाइल फोन यूज करते हैं, लेकिन मोहम्मद हफीज ने कहा मोबाइल तो मैच से पहले ले लिए जाते हैं। तो फिर आप लोग करते क्या? खो खो खेलती हैं? नहीं, हमारे पास भी फोन तो नहीं होते, डोमेस्टिक में भी नहीं होते, इंटरनेशनल में नहीं होते। बारिश का हम लोग कार्ड्स वगैरह अपने पास रखते हैं, या आजकल सीक्वेंस काफ़ी खेल लेते थे। जब डिपार्टमेंट का टाइम था तो उस वक्त तो हम लोग पकौड़े भी खुद बना के खा लिया करते थे, तो एंजॉय करते थे। इस तरह से मज़ा बहुत ज़्यादा आता है इस ब्रेक टाइम में, इसको हम फुली एंजॉय करते हैं। गेम्स खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं, फिर फुटबॉल भी खेलते हैं, वन टिप क्रिकेट खेलते हैं अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो इस टाइम में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि जब मैच में बारिश होती है तो टाइम शॉर्ट हो जाता है, तो अचानक से मैच स्टार्ट हो जाता है, तो आपको वार्म अप का भी टाइम नहीं मिलता। तो हम अपने आप को ड्रेसिंग रूम में वार्म अप भी रखते हैं गेम्स खेल के। वार्म अप भी रखते हैं जी। वसीम अकरम साहब ने बताया ताश खेलते हैं, और ताश से मुराद कार्ड्स खेलते हैं, उसको गलत मत ले लिया कि ताश वर्ड है। और ये जैसे इन्होंने बताया कि जो वुमेन्स हैं तो इनको तो ये बड़ी आसानी है, इनको पकोड़े बनाने भी आते हैं। अब लड़के तो जला देंगे पकोड़े, सारा होगा, तो ये लोग पकोड़े भी बना लेती हैं, और कोई ऐसी भी होती होगी सिलाई कढ़ाई भी कर लेती होगी, बिल्कुल साथ ले आती हैं। बाहर से मंगवा लेते होंगे पकोड़े लड़के बाहर आ जाता है, बाहर से खाना बाहर से आता है, जैसे कराची किंग का आया और फिर फूड पॉइजन। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल अंदर की खबर दे रहा हूँ, कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने बहुत ऑर्डर किया है तमाम प्लेयर्स को, अब मोहतात रहना है, सब अपने खाने का ऑर्डर खुद करते हैं, हर आदमी इंडिविजुअल है। मिसाल के तौर पे हम 3 मेंबर हैं कराची किंग्स की टीम के, और अगर मैंने खाने का ऑर्डर किया और हम तीनों के लिए किया, और खुदा न खास्ता अमन की तबीयत खराब हो गई, आपकी हो गई, तो जिम्मेदार मैं हूँ। तो इतनी जिम्मेदारी दी गई है, अपना खाना खुद मंगाओ, पर्ची भी संभाल के रखो, बाद में रीइंबर्स कराने में काम आएगी। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो जारी है, और इंडिया से भी बहुत सारी खबरें हमारे पास आ रही है। नसीम भाई, रविचंद्रन अश्विन ये अपने ही मुल्क में जो है टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 10 विकेटें मेरे ख्याल से अनिल कुंबले साहब का रिकॉर्ड था, तो अश्विन ने जो है उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, और अभी तो उसके पास काफ़ी क्रिकेट पड़ी हुई है। जी शहरी भाई, रविचंद्रन अश्विन की अभी खासी क्रिकेट बाकी है, एटलीस्ट जितने वो रिदम में फिट है, अब वो मुझे तो लगता है कि 3 साल 4 साल खेलेंगे। इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले उनके चैंपियन स्पिनर है, उन्होंने एक मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ एक इनिंग में 10 आउट भी किए थे इनिंग में। उन्होंने 24.58 की औसत से जो है वो एवरेज से 350 विकेटें ली थी, जो इंडिया में टेस्ट क्रिकेट में किसी भी बॉलर की सबसे ज़्यादा थी। अब रविचंद्रन अश्विन जो है वो 354 विकेट्स हासिल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि ये 400 विकेट्स करेंगे, और जो एवरेज अगर हम देखते हैं इनकी तो उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, 21.33, तो खासी बेहतर ये आगे दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि रविचंद्रन अश्विन कम से कम 50 विकेटें या 75 विकेटें और हासिल करेंगे। बड़े ज़बरदस्त किस्म, देखिए आप उनकी वैरायटी तो देखिए ना। यहाँ पे रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड टूट रहे हैं नसीम भाई। एक यशावी जसवाल भी है, वो भी कोई खोली का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, तो इंडिया में इतने प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं, आपस में रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं एक दूसरे का। देखिए ये तो इंडियन दोनों रिकॉर्ड है, तो इंडियन नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन असल चीज़ जो आपका पॉइंट कि कितनी प्रोडक्ट तैयार होके आ रही है उनकी। यशावी जसवाल बिल्कुल नए प्लेयर हैं, उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो ये सीरीज़ खेली है, इसमें 93 की एवरेज से
जो 4 टेस्ट मैच वो खेले उसमें 2 डबल सेंचुरी हैं उनकी, 2 निफ सेंचुरी हैं उनकी, 26 छक्के लगाए उन्होंने इस बारी के अंदर, यानी इतनी बर्क रफ्तार वो बैटिंग भी करते हैं। 93 की एवरेज, 655 रन का रिकॉर्ड विराट कोहली ने 2016-17 की इंग्लैंड की सीरीज में कायम किया था जब उन्होंने 655 रन बनाए थे। तो अभी एक टेस्ट मैच बाकी है, जसवाल खेल रहे हैं, तो लाजमी तौर पे वो 1 रन भी बनाएंगे तो विराट कोहली का रिकॉर्ड जो बराबर है वो तोड़ देंगे। तो एक सीरीज़ के अंदर अब आप अंदाज़ा करें ना, प्रोडक्ट तैयार होके आ रही है और इसी तरीके से हमें तैयार प्रोडक्ट को लाना चाहिए जो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में थोड़ा सा तो रगड़ा खा के आए। ऐसा ना हो कि एक पीएसएल से हम लेकर आ जाएं। अच्छा, हमारे यहाँ ये बड़ी चीज़ है, एक पीएसएल खिलाओ उसके बाद डायरेक्ट टीम है, उसके बाद वो खेलता है T20, उसके बाद वनडे भी खेल लेता है, टेस्ट तो उसने खेलना ही नहीं है और उसके बाद फिर वो लीग्स में लग जाता है। तो ये तो एक हमने अपना क्राइटेरिया बना लिया है जो कि मैं नहीं समझता कि इतना कोई बेहतर है, इससे बड़ा नुकसान भी हो रहा है। इमन, अगर हम बात कर रहे थे, हमने जैसे कल कराची किंग्स की थी कि कराची किंग्स जो है वो टैलेंट ज़ाया कर रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे ज़रायों में ये बात हो रही है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो स्पिनर्स पे इतना भरोसा नहीं कर रहा है, उनको इतना ज़्यादा आगे नहीं ला रहा है, मेहरान मुमताज़ को भी चांस नहीं मिल पा रहा है। जबकि अगर हम देखते हैं कोयटा ग्लैडिएटर को, तो उनके स्पिनर्स नहीं उनको उस वक्त एक अच्छी फॉर्म में लाया हुआ है। तो क्या वाकई पेशावर ज़ल्मी स्पिनर्स पे भरोसा नहीं कर रहे? हम देखिए, मेहरान मुमताज़ को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, बहुत अच्छे बॉलर हैं, अंडर 19 में भी गए थे। लेकिन अगर आप पेशावर ज़ल्मी के कोच की बात करें, डैरन समी, तो वो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं और वेस्ट इंडीज़ में थ्रू आउट वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो हमेशा से वेस्ट इंडीज़ को फास्ट बॉलर्स ने लीड किया है, तो उनकी स्ट्रैटेजी मुझे थोड़ी सी उसी टाइप की लग रही है कि वो फास्ट बॉलर्स के थ्रू जाना चाहते हैं। और फिर जो अपने स्पिनर्स को वो अटैक किया, साइम अयूब को वो एज अ पार्ट टाइम स्पिनर यूज़ कर रहे हैं। उसका प्लस पॉइंट उनको ये है कि वो उनको बैटिंग भी करके दे रहे हैं। तो किसी यंगस्टर को ऐड करने के लिए इस वक्त T20 में टीम्स चाहती हैं कि उनके पास बैटिंग भी हो, कोई 2 एलिमेंट होने चाहिए उनके पास, या तो वो मतलब फील्डिंग इतनी अच्छी करें, फील्डर यकीनन वो अच्छे होंगे लेकिन बैटिंग उनका प्लस पॉइंट है। तो स्पिनर्स यहाँ पे हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो थोड़ा सा लैग कर जाते हैं, बैटिंग का एडवांटेज होना चाहिए उनके पास। तो लेकिन असीम भाई, जैसे कि अगर ईमन ने कहा कि जो डैनियल समी है वो बड़ी ज़रा एग्रेसिव क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, फास्ट बॉलर्स की तरफ जाते हैं, लेकिन एक बंदे की सोच से तो हम अपने स्पिनर्स को ज़ाया नहीं कर सकते ना। तो ये जो बात हो रही है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो स्पिनर्स पे इतना भरोसा नहीं कर रहा है, ये बात आप समझते हैं ठीक है कि नहीं कर रहा है वाकई में? उनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। आरिफ याकूब को अगर आप देखें तो आरिफ याकूब ने एक मैच बड़ा ज़बरदस्त जिताया। जो बाबर आजम ने उन्हें ओवर दिया तो उन्होंने डिलीवर करके दिया, 4 आउट किए 1 ओवर में। फिर बाबर आजम शायद साइम अयूब पे थोड़ा सा रिलाई कर रहे हैं। साइम अयूब से पहले उन्होंने 1 ओवर कराया था, उसके बाद 3 ओवर कराए और उन्होंने 3 ओवर बहुत अच्छे किए। मेहरान मुमताज़ अच्छे स्पिनर है, यंग स्पिनर है, लेकिन अभी बहुत यंग है और अगर जिस टीम का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो फिर उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाती है और ये बुरा नहीं खेल रहा। अच्छा, मोहम्मद हफीज़ ने तो साइम के बारे में ये भी कहा है कि अगर ये फिट रहा तो ये पाकिस्तान का अगला सुपरस्टार है। भाई, मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें एडम गिलक्रिस्ट जैसा बैट्समैन, क्या प्लेयर थे, क्या मारते थे वो, और हैडन की जो पेयर था वो कमाल था। वो तो टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसे खेलते थे। वो और माइकल वॉन एक पॉडकास्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि करंट लॉट में दुनिया भर में साइम अयूब जितना खूबसूरत खेल रहे हैं, हम उसे मोटिवेट करेंगे। उन्होंने कहा हम मोटिवेट करेंगे कि ये क्रिकेट की खूबसूरती है। अल्लाह करे साइम अयूब को भी ये बात समझ आए और बस हेड डाउन करके वो क्रिकेट खेलें। हम जो पेशावर ज़ल्मी पे बात कर रहे थे अभी, मैं आमिर जमाल पे बहुत हैरान हूँ। आमिर जमाल मुझे फ्यूचर प्रोडक्ट लगती है पाकिस्तान क्रिकेट की, लेकिन आमिर जमाल को उस तरीके से मौका नहीं मिल रहा। आमिर जमाल ऐसा नहीं है कि सिस्टम में इस टीम के अंदर जगह नहीं बनाते। आमिर जमाल क्यों नहीं खेल रहे? क्या वो अनफिट है, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके आ रहे हैं, जिस तरह वो न्यूजीलैंड में परफॉर्म करके आ रहे हैं, आमिर जमाल सब एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि पीएसएल में आमिर जमाल को भी देखना है, हमने आमिर जमाल कैसा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है अच्छा, आमिर जमाल दिखाई नहीं दे रहा। हमारे एक ही इवेंट आता है पीएसएल जिसमें सबको पता चलता है कौन अच्छा खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, जबकि जो ग्रास रूट पे लोग हैं इनको तो पता ही होता है कि यार कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, लेकिन क्या वो भी इस चीज़ का वेट करते हैं कि जब तक ये मीडिया, सोशल मीडिया पे इसका नाम जोर जोर से ना चिल्लाया जाए तब तक हम उस टैलेंट को ना लाएं? अब देखिए, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट टेलीवाइज नहीं होती। ये आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में टेलीवाइज हो रहे हैं, जो मैचेस भी टेलीवाइज हो रहे होते हैं उस पर ज़रा प्रिकॉशंस, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक की हो, वो भी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि दुनिया देख रही है। अब शरी भाई ने आके जो बर्क रफ्तार बैटिंग की है वो सारी दुनिया ने देखी, लेकिन हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल दिखा देते हैं,
मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा ज़रूर है कि वो अपनी एटलीस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ज़रूर पूरा टेलीवाइज करे। बिल्कुल, अब तो जी अगर आपको टेलीवाइज नहीं हो पा रहा तो आपके पास सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म है, तो ये हमारे कर रहे हैं पाकिस्तान Live क्रिकेट stream बोर्ड, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे बाकी मैचेस जो है वो टेलीवाइज करते हैं। तो उस पर बूस्ट भी लगाए ना, उस पर खर्चा करें कि सबके मोबाइल पे आ रहा हो। नसीम भाई अब ये कि डाल दिया, जो व्यूज आए थोड़ा खर्चा भी करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उस पर बूस्ट लगाए, आईटी वालों की राय ले, जरूरत ताकि सबके मोबाइल पे आ रहा हो। मैं खोलूं पता चल रहा भाई इस बैट्समैन ने इतना स्कोर कर दिया। हाँ। आपने देखा होगा कि टेप बॉल में होता है तो वो लोग उनके लोगों को प्लेयर्स के नाम याद कराची होगा। टेप बॉल प्रीमियर लीग का बड़ा प्रोफेशनल सिस्टम है, उसके नाम याद ज़ुहैर होगा। नसीर साहब बहुत ही प्रोफेशनल इस हवाले से। हाँ, तो उनके नाम हमें याद होगा, वो तैमूर मिर्जा ने छक्का मारा, तैमूर मिर्जा, तो हम लोगों को ये पता चल गया। तो भाई ये जो हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं ना, इनको आगे लेकर आए, क्योंकि हमारे पास एक पीएसएल ही ब्रांड बचता है कि बस जी जब पीएसएल आएगा तब हम इन्हें देखेंगे, फिर हम सोशल मीडिया पे चिल्लाएंगे। तो ये चीज़ जो है ये करना बंद करें। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो चुका है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।